नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ दिशा। और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी कि जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए हैं, ऐसे बच्चों के लिए एक प्रदेश ने नई पहल शुरू की है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बच्चों को 4 राज्यों के भ्रमण पर भेजा है। इसमें 22 से निराश्रित बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस यात्रा की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद पहले नववर्ष पर प्रदेश में अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। साथ ही सुखाश्रय योजना की शुरुआत भी की और इस भ्रमण के दौरान इस बच्चों का ऐतिहासिक जगहों पर भी ले जाया जाएगा, जहां पर आपको बता दें इन बच्चों के लिए मनोरंजन भी होगा और ऐतिहासिक जगह का ज्ञान भी बच्चे प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को 15 दिन के भ्रमण टूर के लिए जो बच्चे अपने माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ दी स्टेट का दर्जा दिया है। यानी कि सरकार ही माता और सरकारी पिता, इस संपदा पर उनका भी अधिकार है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। तो आज इस कानून के तहत ये चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ बच्चों का 2 दिन का एक कार्यक्रम है। हिमाचल भवन में रुकेंगे, फिर शताब्दी के माध्यम से ट्रेन का अनुभव करेंगे, फिर वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में लाल किला जो हिस्टोरिक है, आगरा देखने जाएंगे। उसके बाद ये दिल्ली से बाई एयर गोवा की तरफ जाएंगे। गोवा में समुद्र के पास 4 से 5 दिन रहेंगे। और एक जानकारी जब बच्चों को ये मिलेगी तो इनकी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। और आपको पता है कि पढ़ने से ज़्यादा घूमने से ज़्यादा नॉलेज बनती है। तो इसलिए ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है, ये हमने कानून बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मामले में इन्होंने हमेशा बड़ा गौर से इस योजना को धरातल पर पूर्णतया उतारा है। इसका फ़ायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो ये हिमाचल के जो हमारा प्रदेश है, देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर और उसकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। सर, टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल 23 बच्चे इसमें जा रहे हैं। 22-23। मैं तो समझता हूँ सौभाग्यशाली हमारे जो भारत का भविष्य है बच्चों के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री ने भी बताया, ये हमारी योजनाओं में जो सबसे पहला एक मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में जो गया था, वो ये वचन गया था सरकार का कि हम बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करते हैं, विच मीन्स मैं तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू द BBC ऑल्सो ऑन दिस, दैट्स वन चैनल विच विल थ्रो अप राइट चैनल्स एंड यू ऑल शुड नो कि जो बच्चों के भविष्य के लिए जिस सरकार ने सोचा है, दिस इज हिमाचल फॉर द फर्स्ट टाइम विच हैव प्रॉमिस्ड एंड विच हैज फुलफिल्ड। दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस। आप लुधियाना में जाइए, ज्वालाजी क्षेत्र में जहाँ हमारा ये बनने जा रहा है, इस बच्चे 400 बच्चों के 16 लड़कियां और 6 लड़के 22 आज पिंजौर गार्डन करेंगे, देखेंगे। मुझे अपना बचपन याद आता, हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों को यही दिखाया था, हमारे स्कूल के बच्चे गए थे पिंजौर गार्डन। तो रियली स्पीकिंग इट्स ए ग्रेट डे फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद दिल्ली देखेंगे, लाल किला देखेंगे। ये 15 दिन का टूर है। 15 दिन के बाद बच्चे वापस आ जाएंगे गोवा के बाद। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है बच्चों के जीवन में और इनके आत्मविश्वास के लिए। मैं समझता हूँ इन नेशन बिल्डिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेट एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स आर आल्सो गोइंग टू फॉलो इट, आई एम टोल्ड। मेरी जो बात हुई है दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच नए साल के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। सीएम ने अपने निजी आवास पर लगे बिजली के 5 मीटरों पर सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है और ऐसे में अब सीएम सुक्खू को 125 यूनिट मुफ्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस दौरान सीएम ने यह भी घोषणा की है कि सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं लेंगे।
सीएम का दावा है कि अगर प्रदेश के सभी संपन्न लोग सब्सिडी छोड़ेंगे तो बिजली बोर्ड को सालाना 200 करोड़ की बचत होगी और घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड को राहत मिलेगी। साथ ही बचत के पैसे से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। मंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें। और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं। और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, इस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों लें जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है, उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनता से बिजली की सब्सिडी छोड़ने पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी प्रवक्ता चेतन बराटना ने कहा कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, अब 125 यूनिट बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा वो सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने अपील करी है कि जो बिजली के बिल पे सब्सिडी मिलती है उसको लोग छोड़ दें। सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, जो उन्होंने वादे करे थे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, क्या उसको आज तक पूरा कर पाए हैं? मैं याद करा दूं, 125 यूनिट फ्री मिला करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। आज वो जो सब्सिडी है वो बंद हो चुकी है और चुनावों के टाइम में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो 300 यूनिट को फ्री देंगे जैसे ही उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है। बिजली का बिल की सब्सिडी की बात तो छोड़िए, परंतु बिजली का जो बिल है वो ही इस सरकार ने महंगा कर दिया है। आप सब्सिडी छोड़ने का जो अधिकार है वो जनता पे छोड़ दीजिए। आप किसी पर ये जो निर्णय है वो थोप नहीं सकते। आज सवाल उठता है, जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की, उस पर आप लगातार महंगाई की मार मार रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, चंबा जिले के डलहौसी के बनीखेत में नए साल पर एक निजी होटल के जनरल मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा की हत्या कर दी गई।
चंबा पुलिस के 2 जवानों पर हत्या के आरोप लगे हैं और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसको लेकर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा भी किया। दरअसल 31 दिसंबर की एक घटना है जहां बनीखेत के नेचर वैली होटल में स्थानीय युवक राजेंद्र मल्होत्रा जनरल मैनेजर के पद पर तैनात थे। इस दौरान आधी रात को शराब पीकर 3 पुलिस वाले होटल में आए। आरोप है कि ये लोग शराब की बोतल और चिकन की डिमांड कर रहे थे और साथ ही होटल के फ्रंट ऑफिस पर तैनात सचिन और वेटर से उनकी बहसबाजी हो गई थी और इसके उपरांत 2 पुलिसकर्मियों और मैनेजर के साथ हाथापाई हुई और फिर करीब 10 फीट की ऊंचाई से तीनों गिर गए और इसी वजह से मैनेजर राजेंद्र की मौत हो गई और सचिन भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए पठानकोट भेजा गया है। घटना के बाद पुलिस वाले मौके से फरार हो गए। आरोपी पुलिसकर्मी अनूप और अमित को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। और रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, क्या पूरा मामला है ये चंबा के डलहौजी में एक होटल में मैनेजर की हत्या? जी बिल्कुल, देखिए न्यू ईयर की रात का ये पूरा मामला है। 3 पुलिसकर्मी रात के समय न्यू ईयर वाली रात वापस लौट रहे थे और इस वक्त डलहौजी के बनीखेत में ये पूरा मामला है। वहां पर एक होटल, निजी होटल में ये तीनों पुलिसकर्मी जाते हैं और इसको यहाँ पर जो 2 पुलिसकर्मी है खासतौर पर इनकी बहस वहां के निजी जो अस्पताल का मैनेजर है उसके साथ हो जाती है, जिसके बाद ये जो बहस है ये झड़प में बदल जाती है और झड़प देखते ही देखते अब इस तरीके से होती है कि वहां पर जो मैनेजर है और उसके साथ और एक साथी दोनों जो है रैंप से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि इसके बाद दोनों जो युवक है, एक जनरल मैनेजर और दूसरा उसका साथी, उसको अस्पताल लाया जाता है जहां पर जो जनरल मैनेजर है उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरे जो व्यक्ति को जो है टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, वहां उस विचाराधीन है। अब इस पूरे मामले पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है और हत्या के मामला यहाँ पर इन दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी दर्ज हो गया है। फिलहाल दोनों जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। बीते कल बड़ा आक्रोश भी चंबा में देखने को मिला था, चक्का जाम कर दिया गया स्थानीय लोगों के द्वारा और एसपी कार्यालय के बाहर भी जमकर धरना प्रदर्शन किया गया ताकि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अच्छे से इसकी जांच की जाए। हालांकि जो तीसरा पुलिसकर्मी है इसको इससे भिन्न बताया जा रहा है कि उस पूरे मामले में शामिल नहीं था। ऐसे में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जो ये 2 लोग हैं, 2 पुलिसकर्मी हैं, इनके खिलाफ ये आरोप है कि ये वहां पर शराब की मांग कर रहे थे और तमाम चीजें उनके खिलाफ जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। अब फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस इसको लेकर किस तरह से जांच करती है और क्या निकल कर सामने आता है। जी लेकिन रॉबिन, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है सबसे बड़ा कि पुलिस खुद ही शामिल थी और इस हाथापाई में पुलिस ही शामिल थी। ग्रामीणों ने हालांकि हंगामा किया जिस तरह से आप बता रहे हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सरकार पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब पुलिसकर्मी खुद ही ऐसा काम करेंगे तो वो जनता से क्या अपील करेंगे कि आप जागरूक रहे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भी जश्न का माहौल होता है तब सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो पुलिसकर्मियों के हाथों में होती है। ऐसा ही मौका था, लेकिन जिस तरह से इन पुलिसकर्मियों ने लापरवाही या कहे कि अपने पद का दुरुपयोग किया है या फिर दूसरी चीज कहे कि जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, हालांकि अभी जांच में क्या निकल कर सामने आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। किसी भी विश्लेषण या किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस कर्मियों का नाम इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है, उसने न केवल पुलिस की साख पर एक बट्टा जरूर लगाया है और साथ में प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर जिन लोगों के हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं के हाथों एक जनरल मैनेजर की हत्या हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पर भी सवाल उठाता है। और अब ऐसे में देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से इस पूरे मामले पर होती है, क्योंकि मामला पुलिसकर्मियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या डिपार्टमेंट के तौर पर कोई कोताही बरती जाती है या सही तरीके से इस पूरे मामले की जांच होती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेगी। जी बिल्कुल रॉबिन, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ग्रामीणों में इस पूरे मामले को लेकर रोष है और कई ग्रामीण जो है वो बस स्टैंड पर इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो अभी जैसा हम जानते हैं बर्फबारी के कारण अभी सीजन जो है उसकी वजह से पर्यटक और सैलानी देश भर से हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। डलहौजी का ये पूरा मामला है, तो जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, भीड़ इकट्ठी हो सकती है
और आने जाने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ सकता है। तो प्रशासन की तरफ से क्या वहां पर कोई पहुंचा है? प्रदर्शनकारी लोगों को हटाने के लिए किसी तरह की समझाइश भी दी गई है? देखिए, स्थानीय व्यक्ति की इसमें मौत हुई है, तो ऐसे में जो ग्रामीण लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें खासा रोष इसको लेकर है। और इसी को लेकर उन्होंने बीते कल भी वहां पर प्रदर्शन किया था। NH4 जो है उसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया था, चक्का जाम वहां पर स्थानीय तौर से किया गया। इसके चलते लंबा जाम भी वहां पर NH पर देखने को मिला था। अब ऐसे में लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो पुलिसकर्मी हैं इनको सख्त से सख्त सजा हो, और खासतौर पर जो व्यक्ति है जिसकी इसमें जान गई है उसे न्याय मिले। अभी हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामला विचारा जांच का विषय है, इस पर जांच चल रही है। अब ऐसे में ग्रामीणों की बात करें या स्थानीय लोगों की बात करें, वो तो निष्पक्ष और सही तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन के लिए भी ये बात लोगों को समझाना बेहद जरूरी होगा कि इस पूरे मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच होगी, ताकि न्याय जो है वो व्यक्ति को मिल सके। अब पुलिस इसे किस तरह से स्थानीय लोगों को समझाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से रॉबिन ने बताया कि हालांकि अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन जब निकल के सामने आएगा तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण देखना रहेगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे। देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसमें लाहौल और स्पीति में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों से लेकर रास्तों तक बर्फ की सफेद चादर है। तो वहीं भारी बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड भी अब बढ़ गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भीषण सर्दी के बीच बर्फबारी हो रही है। पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है, जिससे लाहौल और स्पीति में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों से लेकर रास्तों तक पर बर्फ की मोटी चादर जमी है। वहीं भारी बर्फबारी होने से तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही भारी बर्फबारी का असर लोगों के दैनिक जीवन पर भी हो रहा है। शाम थोड़ा ठंडा है, दिन को थोड़ा धूप है, आदमी को दिन थोड़ा मुश्किल है। और थोड़ा हमने लकड़ी लकड़ी का जुगाड़ करने के लिए भी यहाँ महंगा है, पानी ठंडा है, गरम गरम कपड़ा पहनना पड़ता है। यही है जी। और वहीं आपको बता दें कि नए साल के उपलक्ष्य पर बर्फबारी और खराब मौसम के बावजूद पर्यटक और श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर शिरगुल स्थली चूड़धार पहुंच रहे हैं। जबकि इस यात्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ श्रद्धालु पहुंचकर चोटी पर पहुंच गए थे, जिन्हें मंदिर समिति के सहयोग द्वारा रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार घाटी में कई स्थानों पर 3 से 4 फीट हिमपात हुआ है, और ऐसे में वहां जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन की ओर से अप्रैल महीने तक चूड़धार यात्रा पर लोगों को न जाने की सलाह दी गई है और प्रशासनिक तौर पर भी यात्रा पर रोक लगाई गई है। हाँ नहीं, डेफिनेटली आजकल के मौसम में ये तो वल्नरेबिलिटी वहाँ पर बहुत बढ़ जाती है, और ऊपर ठंडा भी बहुत है, और इन केस स्नोफॉल हो जाता है तो लोग वहाँ ट्रैप भी हो सकते हैं। तो हमारी तरफ से और SDM संगड़ा की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन सबको इश्यूड हैं, और हमने पुलिस अथॉरिटीज़ को, DSP संगड़ा को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो लोगों को चूड़धार की तरफ जाने से रोकें। और मेरी तरफ से ये एडवाइजरी भी लोगों को रहेगी कि वो उस तरफ वेंचर ना करें। और शिमला का ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक, जो एक सदी से भी ज्यादा समय से सर्दियों के मनोरंजन का केंद्र रहा है, नए साल 2025 के पहले दिन स्थानीय युवाओं और उत्साही लोगों को आकर्षित करना जारी रखता है।
कई लोगों के लिए ये ओपन एयर रिंक सिर्फ स्केटिंग ग्राउंड नहीं बल्कि सर्दियों के महीने में उनका दूसरा घर है, जहां पर आकर लोग एंजॉय करते हैं। नेशनल रिंग इन दी होल साउथ ईस्ट एशिया, और ये सबसे पुराना रिंग है। मोर देन 100 इयर्स इसकी फंक्शनिंग हो चुके हैं। और ये जो रिंग है ये ओनली नेशनल आइस स्केटिंग इन दी होल साउथ ईस्ट एशिया। सी with the global warming, the number of sessions are decreasing every year to year basis. The sessions are decreasing. We are not getting ice time. A decade ago, we used to hit around 120-125 sessions. Once a time, 175 sessions we crossed kiya hai. But now, from last 4-5 years, we are just closing around 50-55 sessions, which is a very low and poor ice time for the upcoming talent here. मैं यहाँ पे 8 साल से स्केटिंग कर रहा हूँ, मतलब बचपन से ही कर रहा हूँ। हमको यहाँ पे बहुत मजा आता है। ये साल के एंड में होता है, मतलब विंटर्स में होता है, दिसंबर जनवरी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।